Good morning dear students, welcome back to our channel. पिछले कुछ दिनों से हमने हमारी क्लासेस स्टार्ट की हैं रिगार्डिंग 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस एंड वी स्टार्टेड अ चैप्टर पार्लियामेंट from this book and we have seen some videos also. Here this video is also dedicated to the same chapter, Parliament. So let's start. First of all, let's see the recap of the last video. So here we discussed about the sessions of the Parliament and this, just hold it. सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, जहाँ पर हमने बात की थी कि 3 सेशंस होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी कि कोरम क्या होता है, तो हमने यहाँ पर कोरम को डिफाइन किया था। उसके बाद में हमने देखा था कि 1/10 पार्ट ऑफ द टोटल मेंबर्स जो है ये किसी भी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये कंपलसरी होता है। मीन्स अगर इससे कम नंबर अगर होगा तो मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं होगी। और ये अलग अलग हाउसेज में ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। लोकसभा में इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो 55 मेंबर्स की है इंक्लूडिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर, एंड इन राज्यसभा इट इज़ रिक्वायर्ड 25 मेंबर्स। सो दिस इज़ अ कैलकुलेशन, 245 टोटल मेंबर्स, उसका 1/10 पार्ट निकालेंगे तो ये 25 मेंबर्स हो जाएगा। लैंग्वेज की हमने बात की थी, तो लैंग्वेज जो है वो ऑफिशियली हिंदी और इंग्लिश को हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है, बट आफ्टर द परमिशन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर द मेंबर्स कैन स्पीक इन हिज mother tongue also. Fine. After that we discussed about the composition of Rajya Sabha. इसके बारे में आर्टिकल 80 में लिखा हुआ है मैक्सिमम जो मेंबर्स की जो इसमें जो संख्या है वो 250 हो सकती है। मीन्स ये प्रेजेंट में नहीं है, ये मैक्सिमम आपको जो है वो लिमिट बताई गई है कि 250 मैक्सिमम हो सकती है। इसमें से 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं बाय प्रेसिडेंट, जैसा कि आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था। नॉमिनेशन का आइडिया जो है ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। बाकी के 238 मेंबर्स यूटीज़ और स्टेट से इलेक्टेड होते हैं, जहाँ पर की वोटिंग करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के इलेक्टेड मेंबर्स। अभी प्रेजेंट की जो कंडीशन है उसमें 245 मेंबर्स हैं, जिसमें से 229 मेंबर्स स्टेट से इलेक्ट होते हैं, 4 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द यूटीज़ एंड 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड एज यू सीन अर्लियर। यहाँ पर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है या जो इस तरह की जो सीट्स जो स्टेट में डिवाइड होती है ये एज पर द पॉपुलेशन होती है। जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ से उतने ही मेंबर्स भी ज़्यादा होंगे। सो यूपी इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ आवर कंट्री, दैट्स वाई द हाइएस्ट नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश, द 31। फ्रॉम राजस्थान इट्स नंबर इज़ 10, एंड फ्रॉम गोवा, मणिपुर, मेघालय एंड some more states 1 members are elected from these states. Fine. इसके बाद हमने बात की थी राज्यसभा मेंबर्स के इलेक्शन की। तो राज्यसभा मेंबर्स का जो इलेक्शन होता है ये इनडायरेक्टली होता है। इनडायरेक्टली दिस सेंस है कि पीपल्स इसमें डायरेक्ट कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, और इसके मेंबर्स के इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आफ्टर दैट हमने देखा था कि कुछ अमेंडमेंट्स यहाँ किए गए हैं। वो अमेंडमेंट ये है कि जिस स्टेट से ये सीट वैकेंट है उस स्टेट का ही कैंडिडेट होना चाहिए, उस स्टेट के अलावा वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा सीक्रेट बैलेट सिस्टम की जगह अभी ओपन बैलेट सिस्टम यहाँ पर अप्लाई किया गया है। टेन्योर ऑफ राज्यसभा, तो वैसे तो ये जो हाउस है ये परमानेंट हाउस है, ये कभी पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ पार्लियामेंट द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इज 6 years। ये मैं आपको एक और इसमें बात बता दूं, जैसा कि मैंने आपको ये कल भी बताया था कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि सब राज्यसभा के जो मेंबर्स है उसकी संख्या कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये जो है डिसाइड किया जाता है बाय द पार्लियामेंट एज पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत, ठीक है। और इसमें 1/3 मेंबर जो है वो एवरी 2 years में रिटायर हो जाते हैं और वापस से न्यू मेंबर्स इलेक्ट होते हैं फॉर द नेक्स्ट 6 years। तो ये हमने कल की क्लास में देख लिया था। अभी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, कल मुझे ध्यान नहीं रहा
क्योंकि ये राज्यसभा का लास्ट टॉपिक है, बट कोई नहीं, आज हम इसको यहाँ फिनिश कर लेते हैं। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑफिशियल्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के मेन जो ऑफिशियल्स होते हैं वो कौन होते हैं? ऑफिशियल्स का मतलब है इसके मेन अधिकारी कौन होते हैं, या मेन जो इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 64, इसका जो विवरण है वो आर्टिकल 64 में दिया हुआ है कि राज्यसभा के ऑफिशियल्स कौन कौन होंगे। सो आर्टिकल 64 यहाँ पर डिस्क्राइब करता है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा हु प्रिसाइड्स ओवर इट्स सेशन। मीन्स हम यहाँ कह सकते हैं कि राज्यसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। वाइस प्रेसिडेंट को ही एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कहा जाता है और ये हमेशा फिक्स होता है। तो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन का कोई नाम यहाँ पर नहीं होगा। इट इज़ कॉल्ड विद द डेजिग्नेशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट कैन बी चेंज। तो वाइस प्रेसिडेंट अगर चेंज होगा तो ऑब्वियसली द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा विल ऑल्सो चेंज। सो हम यहाँ पर कहेंगे कि राज्यसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है या एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। और ये कौन बताता है? आर्टिकल 64 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन। आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 89, आर्टिकल 89 यहाँ पर, ये आर्टिकल्स अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। छोटे छोटे इस तरह के आर्टिकल्स के देने से मार्क्स की स्कोरिंग अच्छी होती है। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 89, अ डेप्यूटी चेयरमैन इज ऑल्सो अपॉइंटेड इन द राज्यसभा हु इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द हाउस मेंबर्स। इंपॉर्टेंट बात देखिए, वाइस प्रेसिडेंट जो है ये राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, यानी राज्यसभा से नहीं लिया जाता। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन अलग से होता है विद द सेम प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू। बट जो क्या नाम से डेप्यूटी चेयरमैन होता है, ये डेप्यूटी चेयरमैन वहीं हाउस के जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में से ही लिया जाता है। ठीक है, जैसे लोकसभा में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों ही हाउस से लिए जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है ये अपॉइंट होता है हाउस से, और जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट, ये मेंबर नहीं होता। ठीक है जी। इन द एब्सेंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, द डेप्यूटी चेयरमैन प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ राज्यसभा। मीन्स कि अगर एक्स ऑफिशियल चेयरमैन अगर प्रेजेंट नहीं है तो ही जो डेप्यूटी चेयरमैन है उसका काम स्टार्ट होता है। यानी डेप्यूटी चेयरमैन अपना काम कब स्टार्ट करेगा? जब एक्स ऑफिशियल चेयरमैन किसी भी रीज़न की वजह से एब्सेंट है, वो इस लायक नहीं है कि वो वहाँ पर मीटिंग्स को प्रोसाइड कर सके। ठीक है जी। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। तो इस टॉपिक में इससे पहले वाले टॉपिक पे एक बार मैं वापस पहुंचता हूं। तो ऑफिशियल्स ऑफ राज्यसभा में हमने कौन से दो लोग देखे? एक तो वाइस प्रेसिडेंट जो कि एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है, और दूसरा डेप्यूटी चेयरमैन। डेप्यूटी चेयरमैन जो कि अमंग अस द हाउस मेंबर्स होता है। ठीक है। सो यहाँ पर राज्यसभा का जो टॉपिक है वो हमारा फिनिश होता है, और इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो है कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। एंड as per the students demand, I am taking a 5 seconds pause here so you can write the notes also. This is the topic of official of Rajya Sabha. Okay, let's come to the next topic. एक्चुअली हम इसमें ज़्यादा पॉज नहीं ले सकते हैं क्योंकि वीडियोस की लेंथ बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा जीबीज में हो जाता है, फिर उसे अपलोड जो है करना अब ये भी बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। सो इसलिए कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, अभी हम जो हमारा नेक्स्ट हाउस है लोकसभा, जिसे हम लोअर हाउस कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे कि कंपोजिशन क्या होता है। सो इट वॉज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 81 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 81 में इसको प्लान किया गया कि लोकसभा की कंपोजिशन क्या होगी। 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1974 के तहत ये नियम बनाया गया। वैसे और भी पहले काफ़ी चेंजेस हुए थे कि स्टार्टिंग में ये जो अमाउंट था ये 500 था, इसके बाद में फिर उसमें कुछ चेंजेस किए गए। फाइनली 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1974 के तहत जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स है उसे रखा गया 552, यानी इतने हो सकते हैं अधिकतम। ठीक है। अगर प्रेजेंट की बात करें
सॉरी इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख लेते हैं। 530 मेंबर्स विल बी इलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स एंड 20 मेंबर्स फ्रॉम यूटीज़। तो 20 मेंबर जो हैं वो यूनियन टेरिटरी से होंगे और 530 मेंबर स्टेट से इलेक्ट होंगे। और जो 2 मेंबर्स हैं ये प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं फ्रॉम द एंग्लो इंडियन सोसाइटीज़। अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि इस पर्टिकुलर सोसाइटी का कोई रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में नहीं आया है तो वो उस कंडीशन में नॉमिनेशन दे सकता है प्रेसिडेंट इन 2 लोगों को, कोई भी इस कैटेगरी के 2 पीपल्स को। अभी प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में जो है ये नंबर 545 है। 545 अभी प्रेजेंट में सीट्स हैं। इसमें से 530 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स एंड 13 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज एंड 2 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड फ्रॉम एंग्लो इंडियन सोसाइटी बाय प्रेसिडेंट। ये नॉमिनेशन में मैंने बाय प्रेसिडेंट लिखना शायद छूट गया है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा कि ये प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेशन होता है। टोटल इलेक्टिव मेंबरशिप इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट्स इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था राज्यसभा में भी कि जो भी इलेक्टिव मेंबरशिप है ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, वहाँ की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। अब उसी के बेसिस पर यहाँ पर देखें तो जैसा कि हमने पहले बात की थी कि यूपी के अंदर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, इसलिए लोकसभा में भी एज लाइकवाइज द राज्यसभा में जैसे वहाँ से 31 मेंबर थे वैसे ही यहाँ पर भी 80 मेंबर्स जो हैं वो लोकसभा में यूपी से इलेक्ट होकर आते हैं। इसके बाद महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे आता है जहाँ से 48 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं और राजस्थान का नंबर इसमें 25 है, यानी 25 सीट्स लोकसभा के हमारे राजस्थान से है। उसमें से एक हमारे जो लोकेलिटी है जयपुर जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र जहाँ पर हम अभी प्रेजेंट में हैं वो एक हिस्सा है हमारे उसी 25 सीट्स का। इसके बाद हम बात कर रहे हैं टू अचीव द पर्पस ऑफ कीपिंग द पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पर किया गया 2001, जिसके तहत ये नियम बनाया गया कि 2026 तक ये जो फिगर है 545 का ये सेम रहेगा। मींस पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ना हो, चूँकि अगर पॉपुलेशन कोई भी स्टेट की इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली ये जो नंबर्स हैं इनको वापस से रिवाइज यहाँ करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और उन्होंने इन लोकसभा सीट्स को 2026 तक के लिए पैक कर दिया, लॉक कर दिया कि इसमें चाहे कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो ये नो चेंजेबल रहेंगे। ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे हम इलेक्शन ऑफ लोकसभा मेंबर्स। जैसा कि हमने बात की थी कि राज्यसभा परमानेंट हाउस है, ये कभी पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता। बिल्कुल इसके ऑपोजिट में लोकसभा जो है ये परमानेंट हाउस नहीं है, ये टेम्परेरी हाउस है और ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है यहाँ पर मेंबर्स का। इन इंडिपेंडेंट इंडिया द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मीन्स यहाँ पर लोकसभा है are directly elected by the people on the basis of universal suffrage. Universal suffrage is not a new word for you because from the 6th-7th class you are studying about the universal suffrage. Here we have some different name also of the universal suffrage like universal adult franchise वगैरह वगैरह। Here universal suffrage in the sense every citizen of the country who has completed his 18 years of age comes under the universal suffrage, यानी उसे वोट देने का राइट मिलता है और इसलिए वो यहाँ पर एक एक्टिव कैंडिडेट हो जाता है नेशन का। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 326 इसके बारे में लोकसभा के इलेक्शन के बारे में आर्टिकल 326 यहाँ पर बताता है द एडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हु आर 18 years or more of age and whose name is registered in voter list can cast their vote to elect the members of Lok Sabha। 18 साल का होना चाहिए और वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। तो वोटर लिस्ट में अगर उसका नाम होगा तो उस कंडीशन में वो वोट देने का राइट उसको मिल जाता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। द कैंडिडेट हु सिक्योर्स द मैक्सिमम वोट्स इज डिक्लेयर्ड एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब इसमें मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि इलेक्शन होता कैसे। वैसे आप लोग इसके बारे में जानते भी होंगे पर एक बार मैं इसको डिटेल से आपको बता देता हूँ।
इलेक्शन में आपको पता है हमारे यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं, बहुत सारी पार्टीज़ हर सीट से, जैसे कि अगर हमारे यहाँ पर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के फेवर में 25 सीट्स हैं, तो यहाँ पर जितनी भी पार्टीज़ है वो इन 25 सीट से अपने अपने कैंडिडेट्स को यहाँ पर खड़ा करती हैं, और कैंडिडेट को खड़ा करने के बाद वो अपना कैंपेन चलाते हैं, प्रचार करते हैं, लोगों तक पहुँचते हैं, लोगों को बताते हैं अपने बारे में, और उन सबके साथ ही वो वहाँ पर बात करते हैं कि, और जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शंस में जो भी यूनिवर्सल सफरेज कैटेगरी में जो लोग होते हैं उनके द्वारा वोटिंग की जाती है, और उस वोटिंग में जिसको सबसे ज़्यादा सीटें मिलती है, वो सॉरी जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं वो कैंडिडेट वहाँ से विनर होता है। जैसे 5 कैंडिडेट वहाँ पर अगर खड़े हुए हैं तो जो पॉपुलेशन होगी और जितने नंबर ऑफ वोट्स वहाँ पर डाले गए होंगे उसका सबसे ज़्यादा जिसको मिलेगा वो वहाँ पर विनर होता है। ठीक है, तो कैंडिडेट जो कि सबसे मैक्सिमम वोट्स को सिक्योर करता है वो वहाँ से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अनाउंस होता है। Provisions has been made in the Constitution for representation of Constitution in favor of scheduled caste and scheduled tribe candidates also। यहाँ पर जैसा कि जो डिप्राइव्ड कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए यहाँ पर रिजर्वेशन भी प्लान है कि जो भी SC ST के कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ पर जो सीट्स हैं वो रिजर्व होंगी। एट प्रेजेंट अगर हम लोकसभा की सीटों की बात करें तो SC कैटेगरी के जो लोग हैं, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के जो लोग हैं या जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 84 सीट्स रिजर्व्ड हैं, यानी जो टोटल 545 सीट्स हैं उनमें से 84 सीट्स पर SC कैंडिडेट वहाँ पर जो है वो जीत कर जाएंगे, केवल वही इलेक्शन कंटेंट कर सकते हैं। साथ ही ST कैंडिडेट्स के लिए यही जो फिगर है वो 47 सीट्स का है, यानी 47 सीट्स आर रिजर्व फॉर द ST कैंडिडेट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स। आफ्टर दैट द नेक्स्ट टॉपिक इज टेन्योर ऑफ लोकसभा। पर इससे पहले हम वापस से 3 सेकंड का पॉज ले रहे हैं ताकि आप इसे जो भी लोग इन्हें लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेन्योर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के टेन्योर के बारे में आर्टिकल 83 डिस्क्राइब करता है, इसके अंदर बताया गया है कि जो लोकसभा का टेन्योर होगा ये 5 इयर्स का होगा, जहाँ से कि इसकी पहली मीटिंग होती है, यानी जो फर्स्ट मीटिंग की जो डेट होगी, यानी का मतलब जब कोई भी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के बाद, इस तरह के लोकसभा इलेक्शंस के बाद पहली मीटिंग प्रेसिडेंट के द्वारा ली जाती है। तो प्रेसिडेंट के द्वारा जब ये मीटिंग ली जाती है उस दिन से इस जो बेसिकली ये जो कोई भी न्यू गवर्नमेंट का टेन्योर है या जो लोकसभा का टेन्योर है वो स्टार्ट माना जाता है। 83 आर्टिकल इस बात को डिस्क्राइब करता है। आर्टिकल 85 यहाँ पर कहता है कि द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द हाउस ऑफ एनी टाइम ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। 85 में ये बताया गया है कि वैसे तो 5 इयर्स जो है इसके लिए एक टर्म होती है, लेकिन प्रेसिडेंट को ये पावर होती है कि वो इसे बिफोर द टर्म भी डिसॉल्व कर सकता है, और इसके लिए उसे इंसिस्ट यहाँ करेगा प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इन केस ऑफ एमरजेंसी द टेन्योर ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड वंस फॉर 1 ईयर। एक बार में अगर कोई भी इमरजेंसी है, जैसे मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी हो जाती है या कुछ और हो जाता है, तो उस कंडीशन में लोकसभा के टेन्योर को 1 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। और इस तरह का एक्सटेंशन जो है 1976-1977 में एक बार हुआ भी है। ठीक है, द फर्स्ट लोअर हाउस इन इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन अप्रैल 1952। पहली बार लोअर हाउस जो है ये इंडिया में 1952 अप्रैल में फॉर्म्ड हुआ था। एट प्रेजेंट जो है वो 17th लोकसभा जो है ये फंक्शनिंग कर रही है फ्रॉम मई 2009, जहाँ पर कि मोदी जी आपके प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पर हैं। हम कह सकते हैं कि इट्स अ फेस ऑफ मोदी 2। 2014 से 2019 तक भी मोदी जी रहे और 2019 से 2024 तक मोदी जी रहेंगे यहाँ पर, और फिर आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा। अभी प्रेजेंट में ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है, तो यू कैन note down this topic if you want. So here we are having some pause. इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लोकसभा स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर्स। मीन्स इट इज़ सेम लाइक द ऑफिशियल्स ऑफ द राज्यसभा। तो यहाँ पर जो लोकसभा के जो स्पीकर, जो लोकसभा के जो ऑफिशियल्स हैं वो होंगे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 93 द लोकसभा इलेक्ट्स इट्स 2 मेंबर्स एज द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि लोकसभा स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों ही
अमंग फ्रॉम द हाउस होते हैं, यानी दोनों ही मेंबर्स, बाहर से आउटसोर्सिंग नहीं होती है, अंदर से जो मेंबर्स जो इलेक्ट होकर एमपीज आते हैं वही सारे लोगों में से ही 2 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। अभी प्रेजेंट में जो लोकसभा स्पीकर है वो है मिस्टर ओम बिरला, जो कि हमारे राजस्थान कोटा से एमपी हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही मेंबर्स आउटसोर्सिंग के लिए नहीं होते हैं, बाहर से नहीं होते हैं, केवल हाउस के अंदर से ही दोनों मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनली द स्पीकर शुड बी अ मेंबर ऑफ रूलिंग पार्टी एंड द डेप्यूटी स्पीकर शुड बी अ मेंबर ऑफ द अपोजिशन पार्टी। वैसे रूल ये है कॉन्स्टिट्यूशनली, अगर हम संविधान के अकॉर्डिंग देखें तो स्पीकर जो होना चाहिए ये रूलिंग पार्टी से होना चाहिए। रूलिंग पार्टी इन द सेंस हु स्कोर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स फ्रॉम द लोकसभा इलेक्शंस, या फिर हम जिसे कहें कि जो मेजॉरिटी पार्टी है उसमें से होना चाहिए। रूलिंग पार्टी जो है वो मेजॉरिटी पार्टी को ही कहते हैं, और जो डेप्यूटी स्पीकर है ये अपोजिशन पार्टी से होना चाहिए। बट ऐसा जो है ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटिकल बाउंडेशन इस पर नहीं है, तो इस कंडीशन में वो कोई भी एक पोर्शन से भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर चाहें तो डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर दोनों ही रूलिंग पार्टी से भी हो सकते हैं, तो इसमें ऐसे कोई बाउंडेशंस जो हैं वो नहीं है। बट इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल बाइंडिंग। द स्पीकर कैन हैंड ओवर हिज रेजिग्नेशन टू द डेप्यूटी स्पीकर और वाइस वर्सा। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार आपको आपके फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और अभी प्रेजेंट में भी आपसे पूछा जा सकता है कि स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसे देता है। तो स्पीकर अपना रेजिग्नेशन हमेशा डेप्यूटी स्पीकर को देगा, एंड वाइस वर्सा का मतलब है कि इफ द डेप्यूटी स्पीकर वांट्स टू गिव हिज रेजिग्नेशन तो ही विल गिव टू द स्पीकर। तो स्पीकर अपना रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर को, डेप्यूटी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को देता है, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा कैन रिमूव द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर बाय अ रेजोल्यूशन पास बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। लोकसभा के मेंबर्स भी अगर चाहे कि साहब जो स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर है ये एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में वो उन्हें भी हटा सकते हैं, पर उसके लिए उनको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा लोकसभा से, और वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ होना चाहिए। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब है टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इसके लिए एग्री होने चाहिए। जो टोटल 545 मेंबर्स हैं वो सब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को हटाने के लिए एग्री होने चाहिए, तो ही उनको हटाया जा सकता है, अदरवाइज उन्हें हटाया नहीं जा सकता, ठीक है। और इसके लिए जो नियम होगा वो ये कि 14 डेज का जो एडवांस नोटिस है वो आपको स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को पहले देना पड़ेगा। आफ्टर दैट ही ये पॉसिबल हो पाएगा। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को हमने डिफाइन किया है यहाँ पर कि मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस इज कॉल्ड अ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। सो this is the topic I'm showing you for if you want to write here. This topic is also completed here. Let's come to the next topic. Our next topic is फंक्शंस ऑफ स्पीकर। स्पीकर का काम क्या होता है, स्पीकर क्यों बनाया जाता है, क्या इसके पीछे इसके रीजंस होते हैं, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ स्पीकर, इस कम्स अंडर द फंक्शंस ऑफ स्पीकर टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज़ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। जैसे कि हमने बात की थी कि राज्यसभा में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, और उसके एब्सेंसी में ये काम डेप्यूटी चेयरमैन के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल उसी तरह स्पीकर जो है ये लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, और उसकी एब्सेंसी में ये सारे काम डेप्यूटी स्पीकर के द्वारा किए जाते हैं। तो यही सारे काम जो कि हम स्पीकर के फंक्शंस को पढ़ रहे हैं यही डेप्यूटी स्पीकर्स के होंगे, बट इन एब्सेंस ऑफ द स्पीकर, ठीक है। तो अगर डेप्यूटी स्पीकर के फंक्शंस पूछे जाते हैं तो भी हम यही सारी बातें लिखेंगे, बट स्टार्टिंग में हमें क्या लिखना होगा, स्टार्टिंग में हमें लाइन लिखनी होगी कि जब स्पीकर ये सारे काम करने के लायक नहीं हो, या वो एब्सेंट हो, या वो बीमार हो, या कोई भी कंडीशन में, तो उसके बाद ये सारे काम डेप्यूटी स्पीकर के द्वारा किए जाएंगे। तो लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, और इसी के द्वारा सारे जो हाउस के बिजनेसेस हैं वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। He permits the members of the house to present their views in the house on any bill and ask the members to execute their votes, exercise their votes. तो यहाँ पर कोई भी मेंबर्स अगर पार्लियामेंट की किसी भी मीटिंग में बोलना चाहता है तो उसे पहले
जो स्पीकर होता है उससे परमिशन लेनी होती है, उसके बाद जब स्पीकर उसे परमिशन देता है इसके बाद ही वो वहाँ पर बोल सकता है अपना कोई भी जो विचार है, कोई भी बिल के रिगार्डिंग वो रख सकता है। और साथ ही फिर उसके बाद में उसे वहाँ पर जब कोई भी इस तरह की बात होती है तो उस पर वोटिंग भी होता है कि सब कितने लोग इस पर्टिकुलर जो बिल है उसके फेवर में है या उसके अगेंस्ट हैं, तो उसके लिए वोटिंग भी ये ऑर्गेनाइज वहाँ पर करवाता है। इनिशियली ही डज नॉट एक्सरसाइज हिज वोट, बट in the event of an equal voting the speaker has the right to exercise his vote। क्या चीज़ है कि जब भी वहाँ पर वोटिंग होगी तो वोटिंग में इनिशियली जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर्स होते हैं ये वोट नहीं करते हैं, लेकिन अगर कंडीशन ऐसी हो कि उस कंडीशन में कि वहाँ पर इक्वल वोटिंग हो जाती है कोई भी जो बिल है उसके फेवर में या उसके अगेंस्ट में, तो उस कंडीशन में स्पीकर को ये राइट है कि वो वहाँ पर अपना वोट दे सकता है, चाहे वो उसके फेवर में दे या उसके अगेंस्ट में दे। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब वहाँ पर इक्वल वोटिंग हो जाए तो, अदरवाइज इनिशियली वो वोट नहीं करता है। ही हैज़ द राइट टू एडजॉर्न द हाउस, ये हाउस को एडजॉर्न भी कर सकता है, स्थगित कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है, ठीक है। एंड द स्पीकर कैन एडजर्न और पोस्टपोन द मीटिंग of the house for some time or a few days, however the right to termination of the session are vested with president। जैसा कि हमने पिछले वाले टॉपिक में एक पढ़ा था, मैं आपको को रिमाइंड में करा दूं कि हमने पढ़ा था कि जो लोकसभा का स्पीकर है ये क्या कर सकता है, फंक्शनिंग को रोक सकता है, ठीक है, उसको वहाँ पर वो डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन हाउस को डिसॉल्व करने का राइट प्रेसिडेंट का होता है। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि वो जो भी मीटिंग्स है, जो फंक्शनिंग है, उसे थोड़ा सा वो डिले कर सकता है, उसे लेट कर सकता है, पोस्टपोन कर सकता है, लेकिन हाउस को टर्मिनेट करने का जो राइट है वो प्रेसिडेंट के पास होता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 110 द स्पीकर decides whether a bill is a money bill or an ordinary bill. In this condition, the speaker's decision will be the final verdict. आर्टिकल 110 स्पीकर को ये पावर देता है कि वो ये डिसाइड करे कि कोई भी बिल जो कि लोकसभा में पेश किया गया है वो ऑर्डिनरी बिल है या मनी बिल है, और उसके द्वारा जो डिसीजन दिया जाएगा वही फाइनल वर्डिक्ट होगा। मैं आपको बिल्स के बारे में बता दूं कि बिल 3 तरह के होते हैं, ठीक है। पहला होता है ऑर्डिनरी बिल, एक होता है मनी बिल और तीसरा होता है, आप लोगों को नहीं पता है, हाँ चलिए कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। तो तीसरा जो होता है ये है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। तो ऑर्डिनरी बिल इनके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ, 10th में आपने वैसे इसको पढ़ लिया था। पर ऑर्डिनरी बिल कैन बी पुट इन ईदर लोकसभा और राज्यसभा, एंड द मनी बिल्स ओनली कैन बी प्रेजेंट इन द लोकसभा, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स ऑल्सो कैन बी प्रेजेंट इन द लोकसभा एंड राज्यसभा। कहीं से भी दोनों के प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है। तो आर्टिकल 110 के थ्रू ये पावर दी गई है स्पीकर को कि वो डिसाइड करेगा कि ये मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल है, कोई भी बिल जो कि वहाँ प्रेजेंट हो रहा है, और उसी के बाद को फाइनल वर्डिक्ट दिया जाएगा। ऑल दीज फंक्शंस आर प्रैक्टिस्ड बाय डेप्यूटी स्पीकर इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि ये सारे काम डेप्यूटी स्पीकर के द्वारा किए जाएंगे, बट इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर जो है वो फिनिश होता है। होपफुली आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। जैसा कि आपने मुझे कमेंट करके बताया था जो भी प्रॉब्लम्स के बारे में, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। आई होप आपको ये चीज़ जो है काफ़ी हेल्पफुल हो रही होंगी, एंड इसी तरह से आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखते रहिए। पर प्लीज़ ये वीडियोस देखकर इनको आप कोशिश कीजिएगा इनको रेगुलराइज अपनी लाइफ में करने की, बिकॉज़ जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये छुट्टियां बहुत लंबी जाने वाली हैं, और स्पेशली जो जयपुर है उसका मामला बहुत ज़्यादा है। हम रेड जोन में हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो कोरोना पॉजिटिव मेंबर्स हैं या जो पीपल्स हैं वो निकल रहे हैं, इसलिए हमारी स्कूल्स प्रॉपरली हो पाएंगी इसके अभी तक फ्यूचर में कहीं कोई चांसेस नहीं है। इसलिए प्लीज़ आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखिए, अपनी बुक्स अरेंज कीजिए कैसे भी करके, और मैं आपके साथ हूँ यहाँ पर, और कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपको डाल सकूँ। बट द प्रॉब्लम है इंटरनेट की लिमिट है, और ये फाइल्स काफ़ी यहाँ बड़ी होती हैं, तो इनको अपलोड होने में और सब चीज़ें, और आप जानते हैं नेट की भी जो है एक लिमिटेशंस है, तो वो पूरी हो जाती है। इवन
आई एम सेक्रीफाइसिंग माई ऑल द अदर इंटरनेट रिलेटेड वर्क फॉर यू गाइज, है ना, बिकॉज मेरा सारा जो डेटा है वो इसे अपलोड करने में ही पूरा हो जाता है। सो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस सारी चीज़ों को जो है वो नज़रअंदाज नहीं करेंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे और कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है ना। सो बाय बाय फॉर टुडे। एक लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, एंजॉय समर हॉलीडेज़।